हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने चल रहा हूं वो है रीतिकालीन कवियों का आचार्यत्व। बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, और बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में है रीतिकालीन काव्यधारा। तो मैं लगातार इस समय रीतिकाल पर बातचीत कर रहा हूं, और जैसे ही यह रीतिकाल पर बातचीत खत्म होगी, समाप्त होगी, मैं रीतिकाल के जो 3 कवि हैं आपके यहाँ, भूषण हैं, बिहारी हैं और घनानंद हैं, इन पर एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा और आप तक को मैं पहुंचाऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल रीतिकाल और रीतिकाल की उन तमाम विशेषताओं पर बातचीत कर रहा हूं लगातार। मैंने पीछे आपको 5-6 क्लासेस दी हैं, उनमें सब में मैंने रीति के बारे में बात की थी, और आज इस वीडियो में भी मैं रीति के बारे में ही बात करूंगा। और ख़ास करके मैं रीति के बारे में क्या बात करूंगा वो बता दूं मैं आपको। आज मैं बात करूंगा कि रीतिकालीन कवियों का जो आचार्यत्व है, रीतिकालीन कविता में उनके कवियों ने जो आचार्य की भूमिका निभाई। आचार्य का मतलब ये हुआ कि संस्कृत काव्यशास्त्र के जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए, उन्हीं के आधार पर हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने भी कविता के शास्त्र से संबंधित तमाम रीति ग्रंथ लिखे। ये काव्यांगों का निरूपण करने के लिए लिखे गए थे। और काव्यांग का मतलब क्या हुआ? काव्यांग का मतलब हुआ कि ध्वनि, रस, छंद, अलंकार, ये सब काव्यांग हैं। तो छंद, तो इन सब का जहाँ पर निरूपण किया जाता है जिस कृति में, उसे हम कहते हैं रीति ग्रंथ। और ऐसे कवियों को हम कहते हैं रीति काल के आचार्य कवि। तो रीति काल के आचार्य कवि जो हैं, ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों ने क्या किया कि कवि होने के साथ साथ उन्होंने अपने आचार्यत्व धर्म का भी निर्वाह किया। कहने का मतलब रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के अंगों का लक्षण देकर उनके उदाहरण स्वरूप काव्य की सर्जना की, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा के साथ अपने काव्य शास्त्र के ज्ञान को भी प्रकट किया। काव्य शास्त्र के ज्ञान के बिना उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो मेरा ग्रंथ है वह उच्च कोटि का नहीं बन पाएगा। तो काव्य शास्त्र के भी संबंध में बात की, और उनके उदाहरण के लिए अपनी कविताओं, अपनी लिखी हुई कविताओं का उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किया। तो इस संबंध में अगर मैं ये बात करूं कि हिंदी का प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बता दूं मैं, इसका नाम है हित तरंगिणी। हिंदी का प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ का नाम क्या है? हित तरंगिणी। और ये लिखा गया किसके द्वारा है? ये लिखा गया है कृपाराम के द्वारा। हिंदी का प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ कृपाराम के द्वारा लिखा गया है। नाम है उसका हित तरंगिणी। और रचना का टाइम अगर मैं बात करूं तो ये है 1541 ईस्वी। अब हम बात कर लेते हैं कि किस पर आधारित है। आधारित का मतलब ये हुआ कि रीतिकाल के जितने भी कवि हुए जिन्होंने आचार्यत्व धर्म का निर्वाह किया, यानी रीतिकाल के कवि थे लेकिन काव्य शास्त्र से संबंधित तमाम उन्होंने ग्रंथ भी लिखे, उन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र के तमाम ग्रंथों को आधार रूप में प्रयुक्त किया है। तो जो हिंदी का प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ है, इसकी चर्चा मैंने भी आपसे करी, यानी कृपाराम का हित तरंगिणी, वो संस्कृत काव्य शास्त्र की किस परंपरा पर आधारित है, यानी संस्कृत काव्य शास्त्र के किस कवि के किस ग्रंथ पर आधारित है। इसका आधार क्या है? तो ये आधार है संस्कृत के 2 बहुत बड़े काव्य शास्त्रीय विद्वान और आचार्य हुए हैं। एक का नाम है आचार्य भरत और दूसरे का नाम है आचार्य भानुदत्त। तो कृपाराम जी ने जो हित तरंगिणी लिखी 1541 ईस्वी में, जिसे हिंदी का प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ कहा जाता है, यह इन 2 लोगों पर आधारित है। भारत के नाट्य शास्त्र पर आधारित है और भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। यानी भरत मुनि ने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, उसका नाम है नाट्य शास्त्र, और भानुदत्त ने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, उसका नाम है रस मंजरी। तो इन दोनों ग्रंथों पर आधारित है हिंदी का प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ, जिसका नाम है तरंगिणी, और इसके लेखक हैं कृपाराम
और इसका टाइम है 1541 ईस्वी। चलिए आगे हम ये बात करते हैं कि रीतिकाल के जो ये आचार्य कवि हुए, इन्होंने रीति का निरूपण करने के लिए 3 प्रमुख शैलियों को अपनाया। ये 3 प्रमुख शैलियाँ कौन शैलियाँ हैं? ये वही शैलियाँ हैं जिनको काव्य शास्त्र से संबंधित संस्कृत के बड़े बड़े आचार्यों ने अपनाया था। ठीक उन्हीं का आधार लेकर के रीतिकालीन कवियों ने भी रीति निरूपण किया। तो ये 3 शैलियाँ हैं, इनको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। पहली शैली है काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण की शैली। काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण की शैली। और दूसरी शैली है चंद्रलोक कुवलयानंद की संक्षिप्त शैली। चंद्रलोक कुवलयानंद की संक्षिप्त शैली। और तीसरी है भानुदत्त की रसमंजरी शैली। पहली है काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण की शैली, चंद्रलोक कुवलयानंद की संक्षिप्त शैली और भानुदत्त की रसमंजरी शैली। इन 3 शैलियों को आधार बना करके ही रीतिकालीन कवि आचार्यों ने अपने सभी रीति ग्रंथ लिखे। अब रीतिकालीन कवियों ने इन 3 शैलियों पर आधारित जो भी रीति ग्रंथ लिखे, हम इस वीडियो में उनको वर्गीकृत करके आपको समझाएंगे कि ये हम कितने कितने भागों में इसे बांट सकते हैं। तो सबसे हम पहले बांटेंगे इसे ध्वनि संबंधी ग्रंथ, यानी रीतिकाल के कवियों ने ध्वनि से संबंधित जो ग्रंथ लिखे वो कौन कौन से हैं, रस संबंधी ग्रंथ कौन कौन से हैं, अलंकार संबंधी ग्रंथ कौन कौन से हैं, छंद शास्त्र से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ हैं, और नायक और नायिका भेद संबंधित कौन कौन से ग्रंथ हैं। यानी हम 5 डिवीज़न करेंगे इनका, और इन 5 डिवीजन्स में हम ये देखेंगे कि किस रीतिकालीन आचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा और वो किस कोटि में आता है। वो ध्वनि कोटि में आता है, रस कोटि में आता है, अलंकार कोटि में आता है, छंद शास्त्र की कोटि में आता है, या नायक नायिका भेद की कोटि में आता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रीतिकालीन ध्वनि ग्रंथ। तो आप डालेंगे हेडिंग रीतिकालीन ध्वनि ग्रंथ। हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, केवल ग्रंथों की बात करेंगे, हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। पहला आप लिखेंगे कुलपति का रस रहस्य। कुलपति नाम है और रस रहस्य इनकी रचना का नाम है। कुलपति का रस रहस्य। हम बात कर रहे हैं इस समय रीतिकालीन ध्वनि ग्रंथों की। कुलपति का रस रहस्य। ये जो कुलपति हैं ये हिंदी रीति शास्त्र के अंतर्गत ध्वनि के ये सर्वप्रथम आचार्य हैं। हिंदी रीति शास्त्र के अंतर्गत ध्वनि के सर्वप्रथम आचार्य हैं कुलपति मिश्र। दूसरा ग्रंथ हम लेते हैं देवकृत काव्य रसायन। देव कवि का नाम है और काव्य रसायन इनके ग्रंथ का नाम है। देवकृत काव्य रसायन। तीसरा लिखेंगे सुरति मिश्र कृत काव्य सिद्धांत। सुरति मिश्र कृत काव्य सिद्धांत। अब इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा सुरति मिश्र जी ने काव्य सिद्धांत, ये ध्वनि संबंधी ग्रंथ है और एक किस पर आधारित है? तो संस्कृत के एक बहुत बड़े आचार्य हुए आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य प्रकाश। तो आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ पर आधारित है सुरति मिश्र का काव्य सिद्धांत नामक ग्रंथ। तो हम तीसरा लिखेंगे सुरति मिश्र का ग्रंथ है, इसका नाम है काव्य सिद्धांत। चौथा हम लिखेंगे कुमारमणि भट्ट। ग्रंथ का नाम है रसिक रसाल। अगला लिखेंगे 5वां श्रीपति का काव्य सरोज। श्रीपति मिश्र काव्य सरोज, ये भी मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित है। अगला लिखेंगे हम सोमनाथ का रस पीयूष निधि। सोमनाथ कृत रस पीयूष निधि। अगला लिखेंगे भिखारी दास का काव्य निर्णय। भिखारी दास का काव्य निर्णय। नेक्स्ट जगत सिंह का साहित्य सुधा निधि। जगत सिंह का साहित्य सुधा निधि। रणधीर सिंह का काव्य रत्नाकर। प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी। प्रताप शाही रचनाकार का नाम है, व्यंग्यार्थ कौमुदी इनकी पुस्तक का नाम है।
लच्छीराम का लिखेंगे रावणेश्वर कल्पतरु, रावणेश्वर कल्पतरु। रामदहिन मिश्र का लिखेंगे काव्यालोक, रामदहिन मिश्र काव्यालोक। ठीक, ये हमने जो ग्रंथ लिखवाए ये प्रमुख ग्रंथ हैं। किससे संबंधित हैं? ये सारे संबंधित है रीतिकालीन ध्वनि ग्रंथ हैं। अब हम बात करेंगे रीतिकालीन रस ग्रंथों की। तो आप डालेंगे हेडिंग रीतिकाल के प्रमुख रस ग्रंथ, रीतिकाल के प्रमुख रस ग्रंथ। अब इसमें लिखेंगे आप पहला केशवदास की रसिक प्रिया, केशवदास की रसिक प्रिया। दूसरा सुंदर कवि का सुंदर श्रृंगार, सुंदर कवि शाहजहां के दरबारी कवि थे, इन्होंने सुंदर श्रृंगार नामक रस ग्रंथ लिखा। फिर चिंतामणि एक बड़ा नाम है, चिंतामणि श्रृंगार मंजरी। हिंदी रीति शास्त्र के ये उत्कृष्ट और बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं। चिंतामणि ग्रंथ का नाम है श्रृंगार मंजरी। नेक्स्ट लिखेंगे तोष, रचनाकार का नाम है तोष और कृति का नाम है सुधा निधि, तोष कृत सुधा निधि। फिर हम लिखेंगे मतिराम कृत रसराज, मतिराम कृत रसराज। अगला लिखेंगे देवकृत, देव ने 3 ग्रंथ लिखे हैं रस संबंधित, रस से संबंधित। तीनों का नाम लिखेंगे भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन। देव ने भाव विलास, भवानी विलास और काव्य रसायन। नेक्स्ट कुमारमणि भट्ट रसिक रसाल, कुमारमणि भट्ट रसिक रसाल। अगले कवि हैं रसलीन, कवि आचार्य रसलीन, इनके ग्रंथ का नाम है रस प्रबोध। रसलीन का वास्तविक नाम था सैयद गुलाब नबी, रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? सैयद गुलाब नबी। रचना का नाम है रस प्रबोध। रसलीन का एक ऐसा दोहा आज मैं बता रहा हूँ आपको जिसे हमारे बहुत सारे साथी जानते हैं कि ये बिहारी का है, लेकिन ये रसलीन का है। आप भी ढूंढेंगे तो ये बिहारी का ही मिलेगा, कहीं से गूगल करेंगे तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ रसलीन का है ये। लेकिन इसकी प्रसिद्धि हो गई कि बिहारी ने लिखा है। दोहा है अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवत एक बार। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जहि चितवत एक बार। ये प्रायः जानते हैं कि ये बिहारी का है, लेकिन ये है रसलीन का है और रसलीन ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है अंग दर्पण। तो ये अंग दर्पण नामक एक ग्रंथ है, 1734 ईस्वी में लिखा गया था। ये दोहा वहाँ से लिया गया है, जिसे प्रायः लोग समझते हैं ये बिहारी का है। चलिए अगले कवि हैं भिखारी दास, भिखारी दास काव्य निर्णय। नेक्स्ट हैं यशवंत सिंह श्रृंगार शिरोमणि, यशवंत सिंह का श्रृंगार शिरोमणि। फिर एक बड़े कवि हैं पद्माकर, पद्माकर जगत विनोद, जगत विनोद। नेक्स्ट हैं बेनी प्रवीण, ग्रंथ का नाम है नवरस तरंग, बेनी प्रवीण नवरस तरंग। फिर हैं ग्वाल कवि रसिक नंद, रसिक नंद। प्रताप नारायण सिंह रस कुसुमाकर, प्रताप नारायण सिंह रस कुसुमाकर। अब हम बात करेंगे अलंकार निरूपक ग्रंथों की, जिनमें ऐसे ग्रंथ जिनमें अलंकारों के बारे में बहुत डिटेल से बात की गई, उन्हें हम कहेंगे अलंकार निरूपक ग्रंथ, और उनकी बात करेंगे। और इसमें सबसे बड़े कवि रीतिकाल के केशवदास, केशवदास के 2 ग्रंथ हैं, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। ये दोनों काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं और इन दोनों में अलंकारों का बहुत विधिवत सांगोपांग वर्णन किया गया है। केशव ने लिखा भी है कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र,
और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की लिखी हुई एक पुस्तक है रामचंद्रिका, उसको छंदों का अजायब घर कहा है, छंदों का अजायब घर कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है रामचंद्रिका को? फुटकल पद्यों का संग्रह। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने क्या कहा है? फुटकर कवित्वों का संग्रह। देखिए, आप एक बात जान लीजिए कि कवियों के अंतर्गत आपके सिलेबस में भूषण बिहारी घराना तो जरूर हैं, लेकिन 100% आपके एग्जामिनेशन में केशवदास से संबंधित काफ़ी कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि ये केशवदास ये रीति काव्य के प्रवर्तक आचार्य हैं, रीति काव्य के सबसे बड़े आचार्य हैं। तो इन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिनमें केशवदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो अलंकार निरूपक ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ हम ले रहे हैं केशवदास का कवि प्रिया और रसिक प्रिया। दूसरे कवि हैं जसवंत सिंह, भाषा भूषण। अलंकार पर लिखा गया सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये ग्रंथ है। अलंकार पर लिखा गया सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला एक ग्रंथ जसवंत सिंह का भाषा भूषण। तीसरा ग्रंथ है मतिराम का अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका। फिर है भूषण शिवराज भूषण, भूषण का शिवराज भूषण। रसिक सुमति अलंकार चंद्रोदय, रसिक सुमति नाम है कवि का, ग्रंथ का नाम है अलंकार चंद्रोदय। फिर है दूलह, दूलह, दूलह कविकुल कंठाभरण नाम है ग्रंथ का, दूल्हा के ग्रंथ का नाम है कविकुल कंठाभरण। फिर है पद्माकर, ग्रंथ का नाम है पद्माभरण। ये रीतिकाल के अंतिम अलंकारिक कवि माने जाते हैं पद्माकर और उनका पद्माभरण। ठीक, अब हम बात करेंगे छंद शास्त्र संबंधी ग्रंथों का, यानी ऐसे ग्रंथ जिनमें छंद के संबंध में विविध पक्षों का निरूपण किया गया है, उन्हें हम कहेंगे या तो पिंगल शास्त्र का ग्रंथ या हम कहेंगे छंद शास्त्र का ग्रंथ। तो छंद शास्त्र के ग्रंथों में तमाम ग्रंथ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले आपको ये बता दूं मैं कि छंद शास्त्र को छठा वेद कहा जाता है, छंद शास्त्र को छठा वेद कहा जाता है। और छंद का यहीं पर जान लेते हैं कि छंद का विरोध पहली बार किसने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो ये हैं छायावाद के एक बहुत बड़े कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने छंदबद्ध कविता का विरोध किया था। तो चलिए हम हिंदी के प्रमुख छंद शास्त्रीय ग्रंथों की बात करते हैं। केशवदास की पहली रचना है छंदमाला। ये हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना कहा जाता है। इसे हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम रचना कहा जाता है इसको, केशवदास की छंदमाला। फिर नेक्स्ट है मतिराम का वृत्त कौमुदी, मतिराम कृत वृत्त कौमुदी। चिंतामणिकृत छंद विचार, भिखारीदास का छंदारणव, भिखारीदास का छंदारणव। पद्माकर का छंदसार मंजरी, नंद किशोर का पिंगल प्रकाश, गदाधर भट्ट का छंदो मंजरी, सोमनाथ का रस पीयूष निधि, सोमनाथ का रस पीयूष निधि। और अंतिम है देव का शब्द रसायन। ये रीतिकाल के प्रमुख छंद शास्त्रीय ग्रंथ हैं। अब हम अंतिम बात करते हैं अपनी नायक नायिका भेद संबंध में, जो रीतिकाल के प्रमुख ग्रंथ है उन पर। और यहाँ पर इसको बताने के बाद ये वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त होगी, इस क्लास को मैं समाप्त करूँगा। तो नायक और नायिकाओं का जो भेद किया गया रीतिकालीन आचार्य कवियों द्वारा, उनमें सबसे जो पहली रचना मानी जाती है वो वही मानी जाती है, यानी कृपाराम की हिततरंगिणी, जिसे क्या कहा गया? प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ। कृपाराम का हिततरंगिणी। फिर हम आते हैं सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी, केशवदास की रसिक प्रिया, रहीम का बरवय नायिका भेद, बरवय नायिका भेद, सुंदर कवि का सुंदर श्रृंगार निर्णय, तोष कवि का सुधा निधि,
चिंतामणि का कवि कुल कल्पतरु, जसवंत सिंह का भाषाभूषण, मतिराम का रसराज, देव का भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास। 3 विलास हैं, देवकृत भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास। रसलीन का रस प्रबोध, भिखारी दास का श्रृंगार निर्णय, पद्माकर का जगत विनोद, बेनी प्रवीण का नवरस तरंग, प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी, चंद्रशेखर वाजपेयी का रसिक विनोद, नंदराम का श्रृंगार दर्पण, लक्ष्मीराम का महेश्वर विलास। तो ये कुछ प्रमुख नायक और नायिका के भेद संबंधी ग्रंथ थे। तो हमने अपनी वीडियो में आज छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, रस शास्त्र और ध्वनि शास्त्र और नायक नायिका भेद शास्त्र संबंधित उन तमाम बड़े ग्रंथों का और उनके लेखकों रचनाकारों का जिक्र किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे और अपनी स्मृति में इसे सहेज करके रखेंगे। हमारी मुलाकात बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।